हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। मैं सुमंत कुमार ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्विनबर्न टेस्ट। स्विनबर्न टेस्ट किसके लिए था? शंट मोटर के लिए था। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं हॉपकिंसन टेस्ट। स्विनबर्न टेस्ट काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हम लोगों ने देखा था उसी टाइप से हम लोग हॉपकिंसन टेस्ट को भी बस चुटकी में फिनिश कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा जानना है। यहाँ पर दो मेथड हम लोग यूज करेंगे। एक तो अप्रॉक्सीमेट मेथड होगा, ठीक है, जो कि हर बुक में दिया रहता है, और दूसरा जो होगा सर्किट से सॉल्व करना होगा। सर्किट वाला मेथड भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग कुछ डिफरेंट नाम से भी जानते हैं। वो नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब PSU वगैरह का एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर इसको डिफरेंट नाम से पूछ लिया जाता है। अगर दूसरा नाम नहीं जानेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी इसका रिप्लाई हम लोग ना कर सके। तो इसका कुछ दूसरा नाम है, जैसे कि रीजनरेटिव टेस्ट हो गया, ठीक है, रीजनरेटिव टेस्ट हो गया, बैक टू बैक टेस्ट हो गया, और साथ में हीट रन टेस्ट। हीट रन टेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो टोटल में जाकर के 4 नाम हो गया, ठीक है, हॉपकिंसन टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, रीजनरेटिव टेस्ट और साथ में हीट रन टेस्ट। तो ये चारों नाम आपको ब्रैकेट में लिख लेना है, ताकि एग्जाम में अगर दूसरे तरीके से पूछता है तो हम सही से आंसर कर सके। अब यहाँ पर हमने फिगर दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हॉपकिंसन टेस्ट करते समय यहाँ पर एक सेट का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें एक मोटर होता है और दूसरा जनरेटर होता है। तो ये फिगर एक बार समझा देते हैं। ये फिगर यहाँ पर हमने वोल्टेज VT सप्लाई दे रखा है, DC सप्लाई, ठीक है, और यहाँ पर ये जो जनरेटर है वो कनेक्टेड होगा मोटर के साथ। ये मोटर इस जनरेटर को ड्राइव करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो फील्ड है, अब मोटर का फील्ड हो या फिर जनरेटर का फील्ड हो, डायरेक्ट टर्मिनल VT से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और प्रॉब्लम आ सकता है, हम लोग जानेंगे कैसे मोटर के कौन मोटर की तरह बिहेव कर रहा है, कौन जनरेटर की तरह बिहेव कर रहा है। ये भी तो सवाल हो सकता है कि अगर हमने VT यहाँ पर दिया है, सप्लाई किया है, तो मोटर जनरेटर उस पर तो लिखा हुआ है नहीं, दोनों का कंस्ट्रक्शन में तो कोई अंतर होता ही नहीं है। अगर हम लोग सप्लाई करेंगे तो हो सकता है दोनों मोटर की तरह बिहेव करें, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं कि एक का जो फील्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, दूसरा का फील्ड थोड़ा सा वीक कर देते हैं। हम लोग जानते हैं ये जो बैक EMF होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? ये होता है फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फ्लक्स ज़्यादा होगा तो बैक EMF जो होगा वो ज़्यादा होगा। E बराबर 5Pn/60 इंटू Z/A। तो फ्लक्स के डायरेक्टली कांस्टेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है RF2 वो हम लोग लेस देन रखते हैं RF1, और RF2 छोटा रखने से क्या होगा? IF2 ग्रेटर देन IF1 हो जाएगा। और जब IF2 ग्रेटर देन IF1 होगा तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो ज़्यादा क्रिएट होगा, और जब यहाँ पर ज़्यादा फ्लक्स होगा तो ये हमारा जनरेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसका बैक EMF ज़्यादा होगा वो जनरेटर की तरह बिहेव करेगा, जिसका बैक EMF कम होगा वो मोटर की तरह रन करेगा। तो इसका हम लोग बैक EMF ज़्यादा कर देते हैं और ये जनरेटर की तरह रन करता है। अब आते हैं जो हम लोग को निकालना है अप्रॉक्सीमेट मेथड, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, इफिशियंसी जो हमारा होता है वो होता है, इफिशियंसी को हम लोग इससे डिनोट कर रहे हैं, और इफिशियंसी बराबर हम लोग क्या जानते हैं? आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पर पहला अप्रॉक्सीमेट मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेना है। तो इफिशियंसी हम लोग जानते हैं आउटपुट बाय इनपुट के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक मोटर है, दूसरा जनरेटर है। मोटर का अगर हम देखें तो ये जो इनपुट आएगा, ठीक है, मोटर का इनपुट हम लोग लिख लेते हैं, इनपुट ऑफ मोटर, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसको इनपुट दिया जा रहा है वो टोटल है VT इंटू I1 के बराबर, VT इंटू I1, ठीक है। मोटर को ये इनपुट मिल रहा है, VT इसके टर्मिनल का वोल्टेज है और I1 इसे करंट फ्लो कर रहा है। तो टोटल इनपुट इसको दे रहे हैं VT इंटू I1, ठीक है। और जनरेटर के लिए हमको जो पता है वो आउटपुट पता है, जनरेटर यहाँ से सप्लाई कर रहा है, ठीक है। आउटपुट ऑफ जनरेटर ये हमको पता है VT इंटू I2, VT इंटू I2, ये दो चीज़ हम लोग को पता है। अब इसके हेल्प से एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो खैर जानकारी ये दिया हुआ रहेगा आपको, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो मोटर है वो ड्राइव कर रहा है जनरेटर को, ठीक है। मोटर ड्राइव कर रहा है जनरेटर को, मतलब कि मोटर का जो आउटपुट होगा, आउटपुट ऑफ मोटर वो बराबर होगा इनपुट ऑफ जनरेटर के, इनपुट ऑफ
जनरेटर। तो ये इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। जो मोटर है, मोटर जो ड्राइव कर जनरेटर में कहाँ से आ रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो मोटर इसको घुमा रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पर सप्लाई दिए तो सप्लाई से जनरेटर में करंट फ्लो करने लगा। करंट तो तब फ्लो करेगा जब हम लोग जनरेटर को रोटेट करवाएंगे, और रोटेट कराने का काम कौन सा कर रहे हैं, मोटर कर रहा है। मतलब मोटर जो आउटपुट दे रहा है वो जनरेटर को जा रहा है इनपुट की तरफ। तो आउटपुट ऑफ मोटर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इनपुट ऑफ जनरेटर। ठीक है, अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे और इस इक्वेशन को यूज करने से जो अप्रॉक्सीमेट मेथड है हम लोग का वो सोल्व हो जाएगा। तो हम लोग को क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए मोटर का। तो मोटर का आउटपुट पता है हम लोग को, मोटर का इनपुट पता है। तो आउटपुट कैसे निकाले, तो इफिशियंसी ऑफ मोटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट बाय इनपुट। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आउटपुट ऑफ मोटर। आउटपुट ऑफ मोटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ मोटर इनटू इनपुट, इनपुट ऑफ मोटर। क्लियर है, ये आउटपुट हम लोग को मिल गया जो रिक्वायरमेंट था। उसके बाद इनपुट ऑफ जनरेटर, हम लोग क्या पता है, जनरेटर का आउटपुट पता है। तो इनपुट कैसे निकालेंगे, तो इफिशियंसी ऑफ जनरेटर बराबर फिर से आउटपुट बाय इनपुट यूज करेंगे, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा जनरेटर का इनपुट, इनपुट ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू आउटपुट बटा इफिशियंसी, आउटपुट बटा इफिशियंसी ऑफ जनरेटर। ठीक है, तो आउटपुट ऑफ जनरेटर हम लोग निकाल चुके हैं VT इंटू I2, VT इंटू I2 बटा इफिशियंसी NG रहेगा। अब ये सारा वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, आउटपुट निकाल लिए और इनपुट निकाल लिए। अब इन दोनों को इक्वल करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इफिशियंसी ऑफ मोटर, ठीक है, इंटू इनपुट ऑफ मोटर। ठीक है, और इनपुट ऑफ मोटर VT इंटू I1 है, तो हम लोग यहाँ पर VT इंटू I1 ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। इनपुट ऑफ यहाँ पर था इफिशियंसी ऑफ मोटर इंटू इनपुट ऑफ मोटर। इनपुट कितना है मोटर का, VT इंटू I1, VT इंटू I1, ये इक्वल होगा इनपुट ऑफ जनरेटर किसके बराबर, VT इंटू I2 बटा इफिशियंसी ऑफ जनरेटर के। ठीक है, इतना एकदम क्लियर है, यहाँ तक हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले पता कर लिया कि यहाँ पर हमारा जो मोटर है उसका इनपुट हम लोग को पता है, जनरेटर है उसका हम लोग को आउटपुट पता है, और आउटपुट जो है मोटर का वो दे रहा है इनपुट जनरेटर का। तो ये दो चीज़ पहले जानना जरूरी है। ठीक है, इन दो बेसिस पर हम लोग इसको आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग को मोटर से क्या मिल रहा है, जनरेटर से क्या मिल रहा है। मोटर से हम लोग को इनपुट मिल रहा था, पता चल रहा था, और जनरेटर से आउटपुट डायरेक्टली मिल रहा था। और यहाँ पर थ्योरेटिकल अगर देखें तो हम लोग का मोटर का जो आउटपुट है वो जनरेटर के इनपुट के बराबर है। सिर्फ इन दो बेस पर हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। तो ये इतना आया। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा लें तो यहाँ से VT तो कैंसिल हो जा रहा है, NG इंटू इफिशियंसी ऑफ मोटर इंटू इफिशियंसी ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ जनरेटर इंटू इफिशियंसी ऑफ मोटर कितना मिलेगा हम लोग को, I2 बटा I1, I2 बटा I1। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर लें इफ NG इज इक्वल टू NM, इफिशियंसी ऑफ मोटर अगर इक्वल हो इफिशियंसी ऑफ जनरेटर का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इफिशियंसी का स्क्वायर इज इक्वल टू I2 बटा I1। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को इफिशियंसी मिल जाएगा अंडर रूट I2 बटा I1 के बराबर। तो मोटर और जनरेटर दोनों का एफिशिएंसी कितना आ गया, दोनों का एफिशिएंसी आ गया अंडर रूट I2 बटा I1 के बराबर। ये हम लोग एफिशिएंसी निकाल लिया। हम लोग को फाइनली एफिशिएंसी निकालना होता है, कोई भी टेस्ट करते हैं तो एफिशिएंसी फाइनली निकालना होता है। स्विनबर्न टेस्ट में भी हमने एफिशिएंसी निकाला, यहाँ पर भी हम लोग का प्रॉब्लम सोल्व हो गया, एफिशिएंसी हमने निकाल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ए एफिशिएंसी निकाले पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है। यहाँ पर दोनों का एफिशिएंसी हम लोग इक्वल ले लिए हैं, मान लिए हैं कि हमारा जनरेटर और मोटर दोनों का एफिशिएंसी जो है वो इक्वल है, लेकिन क्या रियल में है, ये रियल में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम जनरेटर की बात करें तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है I2 करंट फ्लो कर रहा है, मोटर में जो करंट इंटर कर रहा है वो I प्लस
वो I1 इंटर कर रहा है और I1 किसके बराबर होगा, I प्लस I2 के बराबर। ठीक है, एक बार फिर से बता रहे हैं, जनरेटर से जो करंट निकल रहा है वो I2 करंट निकल रहा है। ठीक है, और इसमें जो करंट इंटर कर रहा है वो कर रहा है I प्लस I2। ठीक है, जनरेटर वाला तो करंट इंटर कर ही रहा है, साथ में इधर से भी करंट आ रहा है I, दोनों इंटर कर रहा है। तो अगर मोटर का लॉस देखें, आर्मेचर लॉस I स्क्वायर RA जो होता है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर तो होगा सिर्फ I2 स्क्वायर RG। ठीक है, RG हम यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ले रहे हैं, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर जो लॉस होगा वो I2 प्लस I इंटू RM। ठीक है, अगर दोनों आइडेंटिकल भी रहा हमारा मोटर जनरेटर तो भी यहाँ पर करंट जो है ज़्यादा फ्लो कर रहा है मोटर में, और मोटर में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर लॉस ज़्यादा होगा। तो पहला रीजन, ये दोनों हम लोग इक्वल नहीं एज्यूम कर सकते, नहीं हो सकता है दोनों इक्वल। अब दूसरा रीजन, अब इन दोनों की फील्ड की बात अगर करें तो फील्ड में यहाँ पर जो करंट है IF2 ज़्यादा है। मोटर के लिए हमने क्या किया था, RF2 को कम रखा था। जब RF2 कम होगा तो IF2 का वैल्यू ज़्यादा होगा, और जब IF2 ज़्यादा होगा तो यहाँ पर कोर लॉस ज़्यादा होगा। तो दो रीजन दिख रहा है जिसकी वजह से ये दोनों डिसिमिलर होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि आर्मेचर लॉस ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग इसमें जो कोर लॉस है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इन दो वजहों से हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते सीधा कि हमारा जो एफिशिएंसी है मोटर का और जनरेटर का दोनों इक्वल होगा। हालांकि दोनों का दोनों आइडेंटिकल है, मशीन जो यूज करते हैं दोनों आइडेंटिकल होता है, लेकिन आइडेंटिकल होने के बावजूद हम लोग ये नहीं बोल सकते कि दोनों का एफिशिएंसी इक्वल होगा। तब हम लोग क्या करें, तब हम लोग दोनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे, और वो हमारा होगा दूसरा मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड को यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि √I2/I1 के अंडर रूट के बराबर आ रहा है एफिशिएंसी। अब सेकेंड स्टेप में हम लोगों को क्या पता करना है, सेकेंड स्टेप में अलग अलग दोनों का एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग का फार्मूला जो पहले था ट्विन बंड टेस्ट में वही रहेगा, 1 माइनस, या फिर डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे तो आउटपुट बाई इनपुट होगा। और आउटपुट किसके बराबर होता है, आउटपुट होता है इनपुट प्लस लॉस। ठीक है, बटा इनपुट के, या फिर ये हो जाएगा 1 प्लस लॉस बटा इनपुट। ये हमारा टोटल फार्मूला था एफिशिएंसी का, जैसा कि हमने स्विनबर्न टेस्ट में यूज किया था। अब यहाँ पर हम लोगों को निकालना होगा लॉस का वैल्यू। लॉस कैसे पता करेंगे, जैसे कि हमने स्विनबर्न टेस्ट में किया था बिल्कुल वैसे ही, ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं है। यहाँ पर हम लोग को रोटेशनल लॉस सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है। लॉस किस किस चीज़ में होगा, लॉस होगा एक तो रोटेशनल लॉस होगा, रोटेशनल लॉस होगा, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर जो लॉस है फील्ड की वजह से। ठीक है, फील्ड में कॉपर लॉस जो होगा, फील्ड कॉपर लॉस, और एक और हो सकता है आर्मेचर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस। बस ये तीन लॉस ही हम लोग को कंसीडर करना होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोटेशनल लॉस का। तो रोटेशनल लॉस कितना होगा, इसको हम लोग W0 से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये जो W0 होगा ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो रोटेशनल लॉस निकालने के लिए हम लोग को सिंपली क्या करना है कि टोटल जितना हम लोग इसको सप्लाई दे रहे हैं उस सप्लाई में से आर्मेचर लॉस अगर घटा ले तो हम लोग क्या मिलेगा। ठीक है, टोटल जितना सप्लाई हम लोग दे रहे हैं मोटर जनरेटर दोनों को, टोटल सप्लाई कितना दे रहे हैं, वोल्टेज VT इंटू करंट I, VT इंटू I टोटल सप्लाई कर रहे हैं हम लोग मोटर और जनरेटर दोनों को मिला करके। और इसमें से अगर हम I1 स्क्वायर R और I2 स्क्वायर R माइनस कर लें, जो हमारा कॉपर लॉस हो रहा है आर्मेचर में, तो वो क्या मिल जाएगा हम लोग को रोटेशनल लॉस मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर VT इंटू I जो करंट यहाँ से जा रहा है, टोटल करंट VT इंटू I माइनस यहाँ पर जो लॉस हो रहा था I1 स्क्वायर RA या फिर RA में इसको लिखते हैं मोटर का जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा उसको, और माइनस I2 स्क्वायर RG जो जनरेटर के आर्मेचर में लॉस होगा वो। ये हमारा टोटल रोटेशनल लॉस मिलेगा। ठीक है, और इस टोटल रोटेशनल लॉस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि आधा लॉस मोटर का होगा और आधा जनरेटर का होगा। जो रोटेशनल लॉस टोटल आ रहा है टोटल दोनों का मिला करके है, और दोनों आइडेंटिकल है, तो हम लोग बोलेंगे जितना मोटर में हो रहा है उतना ही जनरेटर में हो रहा है। मतलब कि W0/2 जो होगा वो मोटर का रोटेशनल लॉस होगा, और W0/2 जो होगा वो जनरेटर का रोटेशनल लॉस होगा। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं जनरेटर का।
तो जनरेटर का एफिशिएंसी करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, 1 प्लस लॉस। लॉस में क्या क्या हम लोग को देखना होगा, एक तो लॉस सीधा हम लोग को दिख रहा है रोटेशनल लॉस W0/2। इसके अलावा जनरेटर में और कौन सा लॉस होगा, जनरेटर में लॉस होगा यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग लगा हुआ है, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस Rf2 है, तो यहाँ पर Vt इंटू Rf2 या फिर I2F2 इंटू Rf2, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे, दोनों सेम होगा, ठीक है। या तो I2F2 इंटू Rf2 कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज अगर Vt पता है तो Vt इंटू Rf2 डायरेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग को लॉस ही देगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं Rf2 इंटू Vt, ठीक है। उसके बाद साथ में जनरेटर के यहाँ एक आर्मेचर लगा हुआ है, आर्मेचर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी कुछ लॉस होगा, तो इसको हम लोग करेंगे I2² और साथ में Rg, जनरेटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना डिवाइडेड बाय इनपुट। तो जनरेटर में इनपुट हम लोग कैसे निकालते हैं, जनरेटर में डायरेक्टली इनपुट तो पता नहीं चलता है, हम लोग यहाँ से इसका आउटपुट देख लेते हैं जनरेटर का कितना है, ठीक है। और आउटपुट में जब हम लोग लॉस जोड़ देते हैं तो वही हमारा इनपुट हो जाता है। तो आउटपुट जनरेटर का कितना है, जनरेटर का आउटपुट है Vt इंटू I2, Vt इंटू I2 और साथ में टोटल लॉस जनरेटर का, इसको हम लोग Wg नाम दे देते हैं। और जनरेटर के लॉस में क्या क्या आएगा, एक पूरा टर्म आ जाएगा, तो इसको हम लोग, ठीक है, एक पूरा जनरेटर का ही लॉस है, ऊपर में जो हम लोग पूरा टर्म लिखे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस Wg बटा Vt I2 प्लस Wg। ये हमारा एफिशिएंसी आ गया जनरेटर का, ये इसका एक्चुअल एफिशिएंसी हुआ, ठीक है। इतना सारा कुछ क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ मोटर की। तो मोटर का एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ मोटर फार्मूला हम लोग जो पहले था वही यूज करेंगे, 1 माइनस लॉस बटा इनपुट, ठीक है। अब पता करना है कि यहाँ पर लॉस क्या होगा और इनपुट क्या होगा, तो 1 माइनस लॉस में सबसे पहले W0/2 रोटेशनल लॉस हम लोग को ऐड करना है, साथ में यहाँ पर जो लॉस हो रहा है इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, और I1 इंटू क्या लिखेंगे, I1² कॉपर लॉस जो होगा, सॉरी यहाँ पर जो आर्मेचर लॉस होगा I1² इंटू Rm के बराबर होगा। साथ में कहाँ पर लॉस हो रहा है, साथ में लॉस हो रहा है Vt इंटू If2, Vt इंटू If1, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर जो करंट है If1 फ्लो कर रहा है और Vt यहाँ पर हम लोग सप्लाई दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा Vt इंटू If1। इतना क्लियर है। डिवाइडेड बाई इनपुट, इनपुट कितना सप्लाई कर रहे हैं मोटर को, ठीक है। मोटर में इनपुट निकालना इजी होता है, तो एक तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं Vt इंटू I1 हो रहा है सप्लाई, लिख लेंगे Vt इंटू I1 और साथ में प्लस शंट जो फील्ड लगा हुआ है, ठीक है, शंट में जो फील्ड वाइंडिंग है उसको भी हम लोग कुछ पावर दे रहे हैं, तो यहाँ पर ए हो जाएगा Vt इंटू If1, Vt इंटू If1। ये टोटल मिला करके बन जाएगा हम लोग का 1 माइनस, इसको अगर हम लोग लॉस Wm से डिनोट करें, Wm बटा Vt कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आ जाएगा I1 प्लस If1। ये हो जाएगा टोटल कुल मिला करके एफिशिएंसी ऑफ मोटर। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा जनरेटर है और मोटर है दोनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकल गया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मेथड में हम लोग को जो एफिशिएंसी मिला था दोनों का इक्वल आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग डिटेल मेथड में जाते हैं, सर्किट से सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को दो अलग अलग एफिशिएंसी मिलता है। तो ये था आज का कंप्लीट डिस्कशन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फील्ड टेस्ट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।